शुभकामना। आज हम लोग इकोनॉमिक्स में प्रवेश कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स में पहला चैप्टर है आपका डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? तो सबसे पहले डेवलपमेंट चैप्टर में प्रवेश करने के समय ये बात को दिमाग में रखना है कि इम्पोर्टेंट टर्म्स कौन कौन से हैं जिस पर की चर्चाएँ होगी, इस पर ध्यान रखना है। इम्पोर्टेंट टर्म्स कौन कौन से आएंगे जिस पर कि आज के दिन में, आज के डेट में, आज 8 तारीख को चर्चा होगी। वो पहला है पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अटेंडेंस रेशियो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ग्रॉस इन्फॉर्मेशन रेशियो एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये सारे टर्म्स हैं जिनकी चर्चाएँ होगी जो कि डेवलपमेंट से जुड़े हुए होंगे। ये जो डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास, विकास के जो सोर्स होंगे, किस आधार पर आप मानेंगे कि इसमें किसी भी देश में, किसी भी समाज में, किसी भी धर्म और जाति में, जो भी जिस जैसे भी आप जो शिक्षा के क्षेत्र में भी, तो जो सोर्सेस हैं जिस आधार पर बातें होती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे होता है, उसके आधार पर बताया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनाइटेड नेशंस के हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, वर्ल्ड बैंक है, ये सब यूएनओ के विंग है जिसके द्वारा किसी भी देश का विकास को निर्धारित किया जाता है कि उसका विकास दर क्या है, विकसित होने में कितना पीछे है और कौन कौन सी उसमें बाधाएं आ रही है। वो राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है। अब इस चैप्टर में फिर उसके बाद आप देखिएगा ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है आपको डेवलपमेंट गोल। अब जो गोल है, गोल माने लक्ष्य, वो चाहे तो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे सिंचाई के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, जो भी लक्ष्य रखा जाता है सरकार के द्वारा, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, तो लक्ष्य की प्राप्ति में बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं और उसके आधार पर वो प्रत्येक राज्य और देश अपना तैयार करता है, लक्ष्य को पूरा करता है और दूसरे देशों से अपने को कंपेयर करता है कि उस वहाँ तक पहुँचने में। कल भी हम लोग चर्चा किए थे और शुरू में ही हम चर्चा किए थे, इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि सारा विषय जो है, यहाँ तक कि आर्ट्स और साइंस जो है, जो एसएसटी जो आप करते हो, जो सोशल साइंस आ गया, वो भी साइंस से जुड़ा हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से जुड़ा हुआ है और विज्ञान भी सोशल साइंस से जुड़ा हुआ है। यहाँ भी आप देखिएगा कि सिविक्स भी जुड़ा हुआ है इकोनॉमिक्स से और इकोनॉमिक्स भी जुड़ा हुआ है ज्योग्राफी से और ज्योग्राफी भी जुड़ा हुआ है हिस्ट्री से, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब आप कल पॉलिटिकल साइंस में, सिविक्स में जो बातें हुई थी, देश का, राज्य का किस तरह से विकास होता है, लेकिन वास्तव में अब इकोनॉमिक्स पर आ जाइए, अर्थव्यवस्था, प्रति व्यक्ति अर्थ के आधार पर इकोनॉमिक्स, शिक्षा के क्षेत्र में विकास, ये विकास होता है। तो विकास जब होता है, कोई व्यक्ति जब पढ़ता है तो उसकी आर्थिक स्थिति सुधरती है, रहन सहन में सुधार होता है, तो ये सब भी तो एक विकास के अंग हैं, ये सब भी विकास के एक सब्सिडरी अंग हैं। तो इस तरह से विकास कोई एक चीज़ में रही और सभी बड़ा, बहुत ही डेवलपमेंट का बहुत ही व्यापक क्षेत्र है। उसको कन्फाइंड रूप में नहीं समझ सकते हैं कि यदि किसी की आमदनी यदि 100 रुपये है और 200 हो गया तो विकास हो गया। वो देखना होगा कि वो शिक्षित भी हुआ कि नहीं। वो मैट्रिक पास था तो फिर IAA BA MA या डॉक्टर इंजीनियर जो भी है, तो विकास का जो दायरा है बहुत लंबा, बहुत बृहद है। इस तरह से ये जो गोल, जो लक्ष्य रखा गया है, तो सभी क्षेत्रों में है। स्वास्थ्य के मामले में विकास है, हॉस्पिटल कितने बने हुए हैं,
कितने हज़ार पर डॉक्टर होनी चाहिए, कितने लाख पर भारत में डॉक्टर है, कितने हज़ार पर डॉक्टर हैं, क्या होना चाहिए, नर्सेज होनी चाहिए, हॉस्पिटल्स होने चाहिए, स्कूल्स होने चाहिए। इस तरह से हम पाते हैं कि सभी क्षेत्रों में विकास से लगाव रहता है। विकास एक तरह से सीधा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जुड़ा हुआ है। तो एक आ गया आपका गोल में। मैं संक्षिप्त में इसलिए बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि पहले ही तय है कि बहुत ही कम समय में आपको पूरा करना है। अब जो विकास के क्षेत्र में देखिए कैसे होता है। अब फार्मर्स के खेत में फार्मर्स को लेकर देखिए कि उसके पास ज़मीन है कि नहीं, ज़मीन है तो कितना ज़मीन है, ज़मीन से उसका जो आउटपुट होता आता है वो कितना आता है, 100 बीघा में कितना कमाता है, 10 बीघा वाले कितना कमा लेते हैं, प्रत्येक कट्ठा कितनी आमदनी होती है, कितनी अच्छी उपज होती है, यील्ड कैसा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो भी है वो विकास से, जब अच्छा यील्ड होगा तो अच्छे पैसे आएंगे और किसान की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। जो लेबरर्स है उसकी स्थिति का है और कैसे लेबरर्स जो है किसान में कन्वर्ट होता है। पैसे कमाने का जो लेबरर है, जो काम करने वाला जो श्रमिक है, वो धीरे धीरे पैसा कमाता है और 1 कट्ठा 2 कट्ठा 5 कट्ठा 1 बीघा ज़मीन लेता है। एक टेम्पू वाला है काम करने वाला, पहले भाड़े पर टेम्पू लेता है, धीरे धीरे पैसा कमाता है तो टेम्पू अपना खरीद लेता है और फिर बाद में 1 से 2 4 टेम्पू लेता है। इस तरह से विकास हुआ उसका। वो शुरू में लेबर का काम किया और लेबर के बाद वो ऑनर बना और ऑनर के बाद फिर अपना 2 4 और वृद्धि हुई। तो इस तरह से क्रमिक विकास उसको होते गया उस क्षेत्र में। पढ़ाई के क्षेत्र में देखिए, कोई मैट्रिक पास करता है, मैट्रिक पास करने के बाद फिर मेहनत किया, इधर आमदनी भी कुछ को अपना प्राइवेट जॉब में अपना काम भी शुरू कर दिया और उधर डिग्री भी ले रहा है, पढ़ भी रहा है, शिक्षित भी हो रहा है, अपने शिक्षा में उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहा है। तो इस तरह से विकास हुआ। तो इसका बहुत ही व्यापक है। तो अब किसान की बात जो होती है, जो विकास का जो तुलना होती है, जो अन्य देशों से होती है, भारत में अन्य राज्यों से होती है कि वो जो किसान है, वो पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान की आर्थिक स्थिति कैसी है, बिहार के किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी क्यों नहीं है। तो सारा चीज़ विकास पर है। और जो गोल की बात अभी आई थी 2 मिनट पहले क्या कहता, तो गोल रखिएगा, अच्छा मेहनत कीजिएगा तो अच्छे लक्ष्य पर पहुंचेगा और आपका जो है विकास होगा। अब कोई भी लड़का भी है तो एक शहर का लड़का है, एक देहात का लड़का है, लड़की भी जो है एक शहर में रहने वाली है, एक देहात में रहने वाली है, एक आदिवासी महिला है, एक नन आदिवासी गैर आदिवासी महिला है। तो इस तरह से सभी का, मेल हो फीमेल हो, बच्चा हो बच्ची हो, किसान हो, तो सब बहुत सारे कैटेगरी बने हुए हैं और उस कैटेगरी के आधार पर एक डेवलपमेंट का गोल रखा गया है और सरकार के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिस पर कि हम लोग को अमल करने की आवश्यकता है। ये भी देखिए, जो हम लोग को जानना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति का एक समान गोल नहीं होता है, लक्ष्य नहीं होता है। किसी को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का होता है, शिक्षा के क्षेत्र में किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को व्यापारी बनना है, किसी को साइंटिस्ट बनना है। तो ये जो गोल है वो भी सबका अलग अलग है, मैन टू मैन वेरी करता है। इसलिए डेवलपमेंट भी उसी आधार पर होता है। कोई एक किसान है जो खेती करना चाहता है, कोई एक व्यापारी है, कोई एक सर्विस क्लास का व्यक्ति है, वो अपना कार्य करना चाहता है। तो विकास का जो रफ्तार होगा वो भी अलग अलग ढंग का होगा। बिजनेस जिसका टर्नओवर ज़्यादा होगा, जिसके पैसे ज़्यादा आमदनी खर्च हो गए, उसका विकास अलग रहेगा, नौकरी करने वाला का अलग रहेगा, लेबर कर वाले लोगों को अलग रहेगा। तो इस तरह से हम लोग उस बिंदु पर आए, गोल पर चर्चाएँ हुई। नेक्स्ट जो है चैप्टर में, इसमें नेशनल डेवलपमेंट की बात आ रही है, उसको देखना है हम लोग को। अब नेशनल डेवलपमेंट की जब बात आती है तो किस तरह से हम लोग नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं। एक पहले मैं आपको ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्रों की बात मैं कर चुका हूँ, राज्य स्तर पर बातें हुई। तो एक मोटा मोटी है, क्योंकि आप लोग 10th में हैं, आप जानते भी होंगे कि जो नेशनल इनकम जो होता है, नेशनल डेवलपमेंट का मतलब ये राष्ट्रीय स्तर की बात हो गई, स्टेट से ऊपर हम लोग आ गए।
तो किस तरह से नेशनल इनकम को हम लोग मानते हैं, तो उसको प्रत्येक राज्य का या प्रत्येक जो प्रमंडल है, सभी के क्षेत्र में, एक ही राज्य में विभिन्न प्रकार के क्षेत्र होते हैं, लेकिन उस क्षेत्रों में किसी का पठारी क्षेत्र में ज़्यादा ये है, किसी का सिंचित भूमि ज़्यादा है, किसी के पास असिंचित भूमि ज़्यादा है, तो उसको समान रूप से लाने के लिए कि एवरेज क्या है, तो उसको कर देने से पता चल जाता है कि इतना हुआ एवरेज, औसतन। अब उसी तरह से जो भारत के संदर्भ में कहा गया है कि टोटल जो इनकम है कंट्री का, टोटल इनकम कंट्री का जो होता है उसको डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। ध्यान से सुनिएगा, एवरेज जो इनकम होता है, अभी मैं खेती से संबंधित बात किया कि ज़मीन तो सब उपजाऊ एक किस्म का है नहीं, तो जो एवरेज निकालना होता है तो टोटल जो ज़मीन का है और उसको पॉपुलेशन से कर दिया, वो एवरेज इनकम हो गया कि ज़मीन से, लैंड से, फार्मर से इतना इनकम होता है। तो उसी तरह से जब नेशनल इनकम की बात आती है तो नेशनल इनकम में भी जो टोटल इनकम हुआ, जो एवरेज इनकम हुआ, एवरेज इनकम जो टोटल हुआ डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन, किसका, देश का जितना पॉपुलेशन है उससे भागा दे दिया जाता है, वो आपका एवरेज इनकम हो गया। एवरेज, औसत, आप जानते होंगे ये जो एवरेज इनकम है उसी को पर कैपिटा इनकम भी कहा जाता है। अब इस संदर्भ में एक बात ध्यान रखना है कि पर कैपिटा इनकम जो है अमेरिका का कुछ है, भारत का कुछ है, अन्य देशों का कुछ है। तो पर कैपिटा इनकम जिस देश का ज़्यादा होगा, पर कैपिटा इनकम जिस देश का ज़्यादा होगा, माना जाएगा कि वो देश डेवलप कंट्री में आ गया। उससे नीचे हो गया तो डेवलपिंग कंट्री में आ गया। उससे भी जिसके पास नीचे होगा पर कैपिटा इनकम और अनडेवलप कंट्री में आ जाएगा। इस तरह से आपका बात हो गया एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम से के संदर्भ में चर्चाएं चली। इनकम एंड अदर जो है, अब भारत के केस में देखिए, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट स्टेट्स और कंट्रीज, इसके बारे में भी मैं चर्चा अभी किया हूँ। अब जो सबसे पहली बात है कि जो डेवलपमेंट को मापने वाले जो आंकड़े आते हैं उसका क्या क्राइटेरिया रखा जाता है, किस आधार पर वो कहा जाता है कि वो कंट्री में ये ज़्यादा है और कम है। तो सबसे पहले आपको देखा जाएगा कि आपका वो लिटरेसी रेट क्या है, ये भी देखा जाता है। मैं अभी भी चर्चा किया था लिटरेसी रेट। लिटरेसी का तो मतलब जानते हैं साक्षरता दर कैसा है। दूसरा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट माने जन्म दर ज़्यादा है, कम है, एवरेज है। आपका देश या परिवार छोटा है और उसमें भी यदि बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे तो और तो बद से बदतर स्थिति हो जाएगी ना। उसी तरह से देश में भी जो राज्य ज़्यादा गरीब है और वहाँ यदि जन्म दर ज़्यादा रहेगा तो वहाँ तो पॉवर्टी आ जाएगी, गरीबी बढ़ते चली जाएगी। तो इसलिए उसको भी देखना है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखना है आपको। और नेट अटेंडेंस रेशियो भी कहा गया है इसमें। तो जो आपकी किताब है, ये सारी बातें जो आपको बताई जा रही है, जो मेन पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो टोटली आपको NCERT बुक पर आधारित है। इसको ध्यान में रखा जाएगा। अब हरियाणा देखिए, केरला देखिए, बिहार देखिए, तो मोर्टेलिटी रेट में देखिए हरियाणा का 36 है, केरला का 12 है और बिहार का 42 है। यहाँ भी केरला देखिए 12 है। उसको माना जाता है कि ठीक राज्य है, शिक्षित भी अच्छा है वो 99%। ये तो थोड़ा डाटा पुराना है, वहाँ तो 92, 94, 95, 99% भी आ जाता है। जी हाँ, 211 का डाटा दे रहा है। हरियाणा में 82 है और बिहार में 62 है। तो इस तरह से आपको जब आप देखिएगा तो बिहार इस मामले में फिसड्डी है और केरला भी अच्छे पोजीशन पर है। तो जनसंख्या पर वो नियंत्रण, सबसे बड़ी बात ये क्या है कि केरला में जनसंख्या नियंत्रण पर राज्य सरकार का और वहाँ के जो लोग हैं, जो शिक्षित हैं, साक्षर हैं, वो जानते हैं कि कोई भी विकास में, किसी भी प्रकार के विकास में यदि सबसे बड़ा बाधक कोई तत्व है तो राइज इन पॉपुलेशन है, जनसंख्या वृद्धि है।
जनसंख्या पर यदि नियंत्रण हो जाएगा तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाएगा। इसलिए टोटल चीज़ जो प्रभावित होता है, इसीलिए तो एशिया को मानव का जमघट कहा गया है। और एशिया महादेश में भी चाइना और भारत तो नंबर 1 पर है, विश्वविख्यात है। तो इसलिए देखा जाए तो प्रगति में बाधक आपको बढ़ती हुई जनसंख्या है। ये हो गया आपका। अब यहाँ देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, मनी आपके पॉकेट में है, लेकिन सारी चीज़ों को नहीं खरीद सकते हैं। और यदि आपके पॉकेट में पैसा नहीं है तो फिर भी आपकी यदि इच्छा होगी तो आप उस वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं मेहनत करने के बाद। तो पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसा के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत देश है कि पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छा है, लेकिन वो डेवलप कंट्री में नहीं आता है। डेवलप कंट्री में नहीं आने का मतलब हो गया कि वहाँ का जो लिटरेसी परसेंटेज है, वहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो भी है, बहुत सारी चीज़ें अप टू मार्क इंटरनेशनल लेवल पर नहीं है। तो इसलिए जो गोल बताया गया आपको, जो लक्ष्य रखा गया, ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, तब आपको डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री में आप पदस्थापित होइएगा। इस बात को ध्यान रखना है। पैसा पर कैपिटा इनकम महत्वपूर्ण है, लेकिन पर कैपिटा इनकम यदि बहुत ज़्यादा है, अरबियन कंट्री में भी आप जाइएगा, देखिएगा वहाँ पेट्रोल डॉलर काफ़ी लोग कमाते हैं। पेट्रोल डॉलर इस पुस्तक में होगा या नहीं होगा, लेकिन पेट्रोल डॉलर का मतलब हो गया कि वैसा डॉलर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट को बेचने से प्राप्त होता है, उसको पेट्रोल डॉलर कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा। तो पेट्रोल डॉलर है, पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो राष्ट्र जो है डेवलप कंट्री में नहीं आता है। कारण क्या है? वहाँ शिक्षा का अभाव है, शिक्षित लोग नहीं है ज़्यादा, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अभाव है। पैसा कमाए हैं, आराम करते हैं, पेट्रोल बेचते हैं और डॉलर कमाते हैं, रुपया कमाते हैं, जो भी कमाना है एक्सचेंज में करके अपना कमाते हैं, लेकिन वहाँ के लोगों में ऑल राउंड डेवलपमेंट नहीं है, जो कि बाधक है। इस तरह से आपको काम अपना चलेगा। अब देखिए क्या होता है, यदि भारत ऐसा देश में भी बिहार ऐसा राज्य है, तो वहाँ देखना होगा कि आपको लिटरेसी परसेंटेज के साथ साथ जो बच्चे हैं आपके, वो जो बच्चे हैं वो स्कूल कितने बच्चे जा रहे हैं। बिहार सरकार भी काफ़ी ध्यान दे रही है, केंद्र सरकार के भी सहयोग से, और देखा जाता है कि कोई बच्चे ड्रॉप आउट तो नहीं है, छूट तो नहीं रहे हैं, कोई बच्चे स्कूल तो नहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। तो उसके पीछे कारण क्या है? तो उसको मोटिवेट करके उसके गार्जियन को समझाकर, और ख़ासकर जो शेड्यूल कास्ट के हैं, शेड्यूल ट्राइब के हैं, या जो भी शैक्षिक दृष्टिकोण से समृद्ध नहीं है, तो वैसे लोगों को जगाने की ज़रूरत है, वैसे लोगों में अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है, ताकि बच्चे स्कूल में जाएं। स्कूल में जाएंगे तो शिक्षित होंगे ही, वो पढ़ेंगे ही, और पढ़ेंगे तो विभिन्न क्षेत्रों में इतना आजकल चला हुआ है कि वो काम करेंगे। और सबसे पहली बात कि वो समझेंगे कि हमको क्या करना है। और 100, 200, 400 पैसा प्रतिदिन कमा लिए तो सबसे बड़ी बात हो गई नहीं है। कैसे जिया जाए, क्या खाया जाए, न्यूट्रिएंट्स कैसे लिया जाए, कैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हाई किया जाए, तो पैसा पर निर्भर करता है, लेकिन एक्सपेंडिचर भी कैसे होना चाहिए, इसकी जानकारी भी आप जब शिक्षित हो गए तभी ले सकते हैं, वरना ऐसे नहीं होगा। नेक्स्ट जो है इनकम की बात हो गई। ग्राउंड वाटर इन इंडिया, ग्राउंड वाटर इन इंडिया के बारे में इसमें आपको तो पढ़ना है। अब आप देखिए जो पानी का जो रिसोर्सेस है, ये नेचुरल रिसोर्स में आता है। वाटर एयर वगैरह जो है ये नेचुरल रिसोर्सेस में आते हैं। अब जो अंडरग्राउंड वाटर है, कैसे उसको हम लोग रोक सकते हैं। धीरे धीरे वाटर लेवल बहुत नीचे चला जा रहा है। उसके लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार ही नहीं, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएनओ की तरफ से भी जो भी संस्थाएं हैं काफ़ी सक्रिय हैं कि अंडरग्राउंड वाटर को हम लोग रोकें। तो इसके लिए जब तक जन अभियान के रूप में इसको नहीं किया जाएगा तो ये केवल पेपर में और पढ़ने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए पानी के जो संरक्षण होना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ वाटर होना चाहिए, सारी चीज़ों पर ध्यान रखिएगा, तो स्थिति बनेगी कि आप उसको आराम से वाटर लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। इस बात को ध्यान से सुना जाएगा। वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को जो पानी जो आता है, बरसात के समय आता है, वो सारे के सारे पानी नदी में
होते हुए फिर समुद्र में मिल जाते हैं और इस तरह से वो सारा का सारा पानी चला जाता है। फिर हम लोग पानी के लिए हाहाकार करने लगते हैं। तो अभी जो है इरिगेशन के लिए भारत कृषि प्रधान देश है, बिहार भी कृषि प्रधान देश है। तो जब तक और पानी को नहीं रोक पाएंगे हम लोग तो इरिगेशन की समस्या, सिंचाई की समस्या बनी रहेगी। तो वाटर रिसोर्सेज जो है, वाटर उधर आपका ह्यूमन रिसोर्सेज है, इसको आपको ध्यान से रखना है। मनुष्य जनसंख्या है, ठीक है, बढ़िया, कोई बात नहीं है, लेकिन यदि सरकार के द्वारा आप में जागरूकता है तो कैसे उसको हम लोग हैंडल कर सकते हैं, हम लोग को सफलता मिलेगी। पानी की कमी है नहीं, पानी की जो कमी है वो है नहीं, पानी आता है, हम लोग रोक नहीं पाते हैं। गांव में आप भी गांव में जुड़े हुए होंगे, तालाब भी पहले बहुत था, अब धीरे धीरे तालाब समाप्त हो चुका है। तो जो सरफेस लेवल है वाटर का जो नहीं है, पानी रोक नहीं पाते हैं हम लोग, जिसके चलते पानी चला जाता है। और फिर हम लोग वाटर के अंडरग्राउंड वाटर पर हम लोग चर्चा करते हैं। बोरिंग लोग करते हैं, जब पानी आप उसमें डाल नहीं रहे हो, पानी को रोक नहीं रहे हो, तो पानी के अंदर जो ज़मीन के अंदर जो पानी जमा है उसको खर्च करने का अधिकार हम लोगों को, मानव समाज को नहीं है। ये प्रकृति के साथ हम लोग खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। इसको यदि हम लोग पवित्रता के साथ ध्यान रखें तो उस समय दूर नहीं है। इसी के चलते आप देखते होंगे कि बूंद बूंद करके पानी को जमा करना है। सरकार के द्वारा बहुत सारे स्लोगन लगाए जाते हैं, तो ये मात्र स्लोगन से ही रह जाता है। हम लोगों को उसका कार्य रूप देना चाहिए, तब जो है अंडरग्राउंड वाटर पर हम लोग विशेष रूप से सही ढंग से काम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख लिए, ये सब बातें हो गई आपकी। अब पूरे विश्व के बारे में दिया है, अंडरग्राउंड वाटर के बारे में, किस तरह से अंडरग्राउंड वाटर जो कॉन्शस है, जहाँ की जनता, जिस देश की जनता, जिस राज्य की जनता मानसिक रूप से एजुकेशनली कॉन्शसनेस है, वह देश आगे बढ़ेगा, वह राज्य आगे बढ़ेगा। क्योंकि जो भी कानून राष्ट्रीय स्तर पर, जो भी प्रोग्राम, जो भी कार्यक्रम बनाए जाएंगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से होगा। भारत में भी समझदारी की कमी नहीं है, एक ईमानदारी की कमी है। यदि ईमानदारी पूर्वक जो सरकार के द्वारा नियम बनाए जाते हैं, जो सुझाव दिए जाते हैं, यदि हम लोग उसका इम्प्लीमेंटेशन करें तो उस समय दूर रहे कि बिहार भी अच्छे राज्यों की श्रेणी में आ जाएगा और इस तरह से भारत भी अच्छे राज्य का, अच्छे देश का मतलब क्या, डेवलप कंट्री के समकक्ष में आ जाएगा। और हम लोग उससे आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि केवल किताब में है, किताब की बात रह गई है, लोगों में जागरूकता आ रही है, अवेयरनेस हो रहा है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना है। बहुत संक्षिप्त में हम लोग को बातें हमको बोलना पड़ता है, चूँकि आधा घंटा 45 मिनट में ही काम पूरा करना पड़ता है। पुनः आप लोगों से मैं आग्रह करूँगा कि आप प्रतिदिन अपना पता करके किस क्लासेस की घंटी कब से कब होती है, आप जागरूक होइए। और जो CBSE के कोर्सेज हैं निश्चित रूप से पूरा होगा, सारे विषयों में पूरा होगा, इस बात को मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ। कल मैं पुनः मिलूँगा, मैं ही नहीं मिलूँगा और सारे टीचर भी मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।